चल रहा है। हाँ जी, हमारा डाउट सेशन चल रहा है। किसी को किसी भी पॉइंट पे कुछ पूछना है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पूछना है तो अभी वो पूछ सकते हैं। आज आपका एग्जाम है। हाँ जी, आप अपने डाउट रख सकते हो। बोलो, हैव यू एनी डाउट? किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे कुछ पूछना है? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? बेटा, ये जो आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड आपके पास कोई इमेज या कुछ रिटर्न में है तो आप मुझे भेजो, ताकि मैं वो स्क्रीन पे दिखा के समझा सकूं। नेहा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ। प्रज्ञा, इनोवेशन भेजो, मुझे पिक भेजो जहां से आपने पढ़ा है। अमन, आपने भी जो भेजा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, उसका भेजो। मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशनल, तो इसमें बी कहाँ है? एमबीओ कैसे हुआ?
हाँ जी। Span of management refers to the number of subordinates that a manager can efficiently manage. Number of subordinate directly report to the manager is known as span. Depend on the complexity of the organizational activity and relationship amongst seniors and subordinates. It it become important the superior manage an optimum number of subordinates that result in optimum organizational output. All the subordinate can be managed by one superior. There has to be a limited on a number of subordinates who can be effectively managed by one superior. And the span of management क्या है? जब सबॉर्डिनेट्स यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्पैन। ठीक है। तो जो सब सब मैनेजर्स हैं उनके नीचे कुछ ना कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि सुपीरियर के नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं जिसको सुपीरियर को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है। अब हम मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑर्गेनाइजेशन में 50 सबॉर्डिनेट्स हैं, तो हम 50 के 50 सबॉर्डिनेट्स एक मैनेजर और एक सुपीरियर के अंडर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक पर्सन के लिए 50 को हैंडल करना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए उस सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए जो वो हैंडल कर पाए, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि उनके नीचे रिपोर्टिंग करने वाले जो बंदे हैं उनको मैनेज करना, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब एक सबऑर्डिनेट एक ही पर्सन को या फिर 10 सबऑर्डिनेट्स को ही मैनेज कर सकता है एट अ टाइम। तो उसके नीचे 10 ही लगाए थे, ऐसा नहीं है उसको 20-30 दे दिए, उससे हैंडल ही नहीं हो रहे। क्लियर है? हाँ जी अमन, क्लियर है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? हाँ जी, नाउ टाइप ऑफ इनोवेशन आ गई। टाइप ऑफ इनोवेशन आ गई, सबसे पहले आ गई इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन सबसे पॉपुलर है। इसका मतलब क्या है? विच यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी वेयर बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू टू द कस्टमर यूज ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। Incremental innovation, engage incremental innovation. For example, Facebook. This social network, since its inception is 2004, has used incremental innovation in deployment. इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या है कि जो अवेलेबल है हमारे पास, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी में हम वर्क कर रहे हैं उसी में कुछ वैल्यू ऐड कर देना, कस्टमर की वैल्यू उसमें ऐड कर देना बस। यानी कि कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके उसको ही वैल्यूएबल बना देना, कुछ नया नहीं लेके आना। जैसे फेसबुक है, पहले फेसबुक सिंपल होता था, अब उस पे स्टेटस भी लग जाता है फेसबुक पे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ वैल्यू ऐड कर दी है बस, है वही फेसबुक। ठीक है, ये है इंक्रीमेंटल। देन डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव क्या है? नोइंग एज स्टेल्थ, सीक्रेट, सीक्रेट इनोवेशन। ठीक है, कुछ न्यू
क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, करंट मार्केट में या कोई नई मार्केट में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव, यानी कि कुछ नया लेके आ रहे हैं, सीक्रेटली सीक्रेटली कोई मार्केट ही बदल दी हमने, वो प्रोडक्ट मार्केट में दिया जा रहा है लेकिन महंगा दिया जा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने उससे रिलेटेड ही, ये जा क्यों नहीं रहा है, देन आ गया आर्टिकुलर, आर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या है, टेकिंग द लेसन स्किल एंड ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइंग द सेम इन द डिफरेंट मार्केट, वही है, वही टेक्नोलॉजी, वही तरीका उठा के कहीं और लगा दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूट वगैरह के डिजाइन, ठीक है, होते वही हैं, हम नेट से देख के अपने बनवा लेते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हो, आर्किट्यूलर इन इनोवेशन कर रहे हो, ठीक है वही, उनकी स्किल्स को आपने नई मार्केट में आके लगा दिया। देन रेडिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिल्कुल ही न्यू आइडिया को कंज्यूम कर, ठीक है, पुराने आइडिया को कंज्यूम करके एक बिल्कुल ही नया आइडिया निकाल के ला, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हो कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, मार्केटिंग, मार्केट तो वही है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज भी वही है, बस वो उसको फाइनेंस कैसे करना है वो उसके नए नए तरीके ढूंढता रहता है, नए नए तरीकों से वो फाइनेंस करता रहता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक नया आइडिया को जन्म देना पुराने आइडिया को देखकर या पुराने आइडिया से सीखकर। हाँ जी, क्लियर है, इज इट क्लियर। हाँ जी, क्या पूछ, इसमें क्या पूछ रहे थे, इसमें क्या पूछ रहे हो बेटा, लक्ष्मी, इसमें क्या पूछ रहे हो, लक्ष्मी इसमें क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन समझ नहीं आएगी, कौन से वाला, ऊपर वाला, ये वाला, मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल,
एक मिनट, ये ना मेरा रुक रहा है थोड़ा लैपटॉप। एक मिनट। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी, मॉडर्न अप्रेजल ही है। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? हाँ जी, यही है मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल। मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल्स ये हुए हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पहले तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? जब हम किसी की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं उसको बोलेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक अप्रोच है जिसमें अडॉप्ट किया जाता है कि परफॉर्मेंस जो है पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के हिसाब से चेक की जाएगी। जितने ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल होते जाएंगे वैसे वैसे चेक किया जाएगा कि जो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ गया 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल क्या है? कि जो भी पर्सन है जिसकी भी हम परफॉर्मेंस को डिफाइन कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं अप्रेजल को, उसको 360 एनालाइज करना। 360 क्या होता है? पूरी तरह से। ठीक है। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है। उसके पीर ग्रुप से पूछना है, जो उनके साथ वर्क कर रहे हैं उनसे भी पूछना है। उनसे भी उसके बारे में लेनी है इंफॉर्मेशन। उसकी खुद की भी इंफॉर्मेशन लेनी है उससे, उसके जो कस्टमर है उनसे भी इंफॉर्मेशन लेनी है। यानी कि सब बताएंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी। ठीक है। 360 डिग्री। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, यानी कि ह्यूमन जो रिसोर्स है एक वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। अब उसको मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करना, कि एचआर को जब हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करते हैं, जैसे कि उनको ट्रेनिंग देकर उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो पैसा लगता है, वो सब क्या है? वो एचआर प्लानिंग में ही आ रहा है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। देन बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये एक स्केल है। ठीक है। एक स्केल है जिससे हम जो पर्सन है उसका बिहेवियर जो है उसको रैंक कर सकते हैं। उसको एनालाइज करते हैं कि ये कितने नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है। उसका जॉब के लिए जो बिहेवियर है, उसका सेल्फ के लिए जो बिहेवियर है। ठीक है। कोई क्रिटिकल इंसिडेंट आ गया, उसमें वो कैसा बिहेव कर रहा है, ये सब क्या है? उसका बिहेव दिखाता है, और उसका बिहेव उसकी परफॉर्मेंस शो करता है। देन पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल क्या है? वेट अ मिनट। पोटेंशियल अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल एज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज दैट आर नॉट बीइंग used at a time of appraisal. It searches for a talent ability of the employees in discharging high responsibility in future. The potential of the employee is judged on the basis of their present performance.
पर्सनैलिटी ट्रेट, पास्ट एक्सपीरियंस। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है, जैसे आपको पता होगा बैंक में क्या होता है, एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट वर्क दिए जाते हैं, यानी कि वो एक पर्सन एक ही जॉब पे नहीं रहता, उसको कभी कैश काउंटर में बिठाया जाता है, कभी इंक्वायरी काउंटर पे बिठाया जाता है। क्यों? ताकि वो नया काम सीखता रहे और जब हमें जरूरत हो तो हम उसको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें। ठीक है, तो उस एम्प्लॉय को हम क्या कर सकें, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें, उस पर्सन की एबिलिटीज को चेक करते रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं। हाँ जी, इज इट क्लियर? सूजी, ये जो आपने लिखा है ना कम्युनिकेशन वाला, इससे इसका आप इमेज भेजो मुझे। हाँ जी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज यानी कि सारी की सारी शक्तियां एक ही जगह पे एकत्रित होना, सारी की सारी पावर्स एक ही जगह पे एकत्रित होना, यानी कि पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक ही पॉइंट से खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बड़े यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो सारी सारी पावर अपने पास रखते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे हम, कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सारी पावर कहाँ है? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, बाकी सब सिर्फ उनकी जो बातें हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, वो कोई डिसीजन या किसी भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? अपने आइडिया को, अपने डिसीजन को बांट देना, अपनी पावर को बांट देना, यानी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब हाई लेवल वालों ने मिडिल लेवल वालों को अपनी पावर दे दी, मिडिल लेवल वालों ने लोअर लेवल वालों को पावर दे दी। पावर क्या हो गई? डिसेंट्रल हो गई, फैल गई, उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइज। ठीक है, सेंट्रलाइज कहाँ होता है? जहाँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, और डिसेंट्रलाइज कहाँ होता है? जहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे पावर को डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, लोगों में बांटना ही पड़ेगा। जहाँ पे कम लोग हैं, जहाँ पे कॉस्ट भी कम आ रही है, तो वहां पे जो पावर है वो फ्यू हैंड्स में ही होती है। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट भेजो, किसको क्या समझना है भेज दो। हेडफोन नहीं कनेक्ट हो रहे। हो जा कनेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट। मम्मी नोट्स कटवा दे सारे, कटवा लिया मैंने। हाँ जी, सूजी आपने भेजा नहीं। हाँ जी, और किसी को प्रॉब्लम है तो भेज दो। हाँ जी,
किसी को कुछ पूछना है? सूजी ने स्क्रीन शेयर की है। हाँ जी, करो स्क्रीन शेयर। सूजी स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है। ओके, हो गई थी, विजिबल हो गई थी। हाँ जी, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसको प्राइवेट फर्म्स ने ले लिया, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम हो गया। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में होने लग गई। ये 1991 की न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का पार्ट है। पहला है लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन, थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि लाइसेंस फ्री कर दिया इंडिया को। पूरा इंडिया लाइसेंस फ्री है, कोई भी आकर यहाँ पे काम शुरू कर सकता है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। हो गया लाइसेंस फ्री। सेकंड आ गया प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सबको फ्रीडम मिल गई कि वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से रोल जो है वो हटके प्राइवेट सेक्टर पे आ गया, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। अब प्राइवेट सेक्टर भी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ये था 1991 की इकोनॉमी पॉलिसी। देन इसका थर्ड था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक विलेज बन गया है। हर पर्सन कहीं से भी कहीं भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, एनीवेयर एनी टाइम बिजनेस हो गया है। कोई भी कभी भी कहीं से भी सामान मंगवा सकता है, कभी भी कहीं भी सामान भेज सकता है। पूरा पूरा वर्ल्ड जो है वो एक छोटा सा विलेज बन गया। इज इट क्लियर? यस। सूजी ने भेजा है, इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन refers to the communication that take place within a group whenever it's a small team, a family, a class. इंटर ग्रुप यानी कि जो आपस में कनेक्ट है और जो स्मॉल इन नंबर्स है। ठीक है, जो टीम कम है, स्मॉल है, उसको बोलेंगे इंट्रा। इंट्रा यानी कि अंदर ला, इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल में क्या हो गया, फैमिली आ गई, क्लास आ गई। ठीक है, स्मॉल लेवल पे। ठीक है, और वो स्मॉल लेवल जो है वो किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, यानी कि एक फैमिली दूसरी फैमिली से अगर बात करी है तो दैट इज इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके। हाँ जी, एनी अदर वन? यस मैम, एस सेबी। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मेन काम क्या है कि रेगुलेट करना, जो भी स्टॉक की एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सेबी का मेन वर्क है। ठीक है, मेन वर्क है स्टॉक को रेगुलेट करना और जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कि उनके साथ कोई भी धोखा ना हो, उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, स्टॉक को लिस्टेड करवाना, जो स्टॉक लिस्टेड नहीं है उनको लिस्टेड करवाना, ये सब सेबी का काम है। ठीक है, कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है, देन उसको रेगुलेट करना, उस पे एक्शन लेना अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो। ये ओके। सब सेबी का काम है। और कुछ? ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? लक्ष्मी। हाँ जी, क्या पूछना है बेटा? इसको थोड़ा जूम करो, क्लियर नहीं है। इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन? गिव आर्ग्यूमेंट। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? यस, बिकॉज इसमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्रोफेशन में एक स्पेशल प्रोफेशन क्या है जिसमें एक स्पेशल स्पेशल नॉलेज चाहिए हमें।
ठीक है, अपने आइडियाज को लगाने की स्किल चाहिए एक पर्टिकुलर। तो मैनेजमेंट में भी क्या है, एक स्किल चाहिए आपको कि आपने मैनेज कैसे करना है। ठीक है, स्पेशल नॉलेज चाहिए, एजुकेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीए है, सीए कैसे बनते हैं, उनको एक प्रॉपर एजुकेशन, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो सीए बनते हैं। ठीक है, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस, देन कोर ऑफ कंडक्ट, उनका वे कैसे है काम करने का। ठीक है, वो अपने मेंबर्स के साथ कैसे वर्क कर रहे हैं, रूल और रेगुलेशन कैसे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। शानू क्या तेन पढ़ाएगी क्या शानू शानू क्या मैंने पढ़ा दे क्या मैंने एबीसी सिखा दे। म्यूट करो मुस्कान। 8th और 9th क्वेश्चन कहाँ है, ये आपने कौन सा क्वेश्चन निकाला है। हाँ जी, व्हाट इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है। कुछ भी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज जो उसकी फेम, यानी कि एक पॉजिटिव, सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट को देखना, बाकी सारे पॉइंट निग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना, उसको बोलेंगे हेलो इफेक्ट। ठीक है, हेलो इफेक्ट क्या है कि किसी भी पर्सन का जब हम सिर्फ एक ही पॉइंट, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहे हैं, बाकी उसके सारे पॉइंट निग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हेलो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो शेफ है, और शेफ ने एक पर्टिकुलर डिश जो है वो बहुत अच्छी बनाता है। ठीक है, तो हम उसकी सारी कुकिंग के प्रोफेशन या कुकिंग कैसे करता है, क्या नहीं डालता, सब छोड़ देंगे, हम सिर्फ वो पर्टिकुलर डिश देख रहे हैं कि ये वाली डिश वो बहुत अच्छी बनाता है। तो वो हो गया हेलो इफेक्ट, कि हमने उसका एक पॉजिटिव पॉइंट देख लिया और हम उसी पे ही रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, हम वो पर्टिकुलर डिश को देख के ये समझ लेंगे कि वो सारी की सारी कुकिंग क्या है, बहुत अच्छी करता हो। देन व्हाट इज क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है। क्रॉस फंक्शनल यानी कि इम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं वो सेम लेवल पे हैं, सबके सब सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बट उनका एरिया डिफरेंट है, फिर उनको इकट्ठे लाया जा रहा है, एक टीम बनाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। उस मतलब मान लो एक फाइनेंस में है, एक सेल में है, एक प्रोडक्शन में है। ठीक है, तीनों फील्ड अलग अलग है, लेकिन तीनों का लेवल एक ही है। तीनों मैनेजर है, एक फाइनेंस का मैनेजर है, एक प्रोडक्शन का मैनेजर है, और एक सेल का मैनेजर। तीनों एक ही लेवल पे हैं, तीनों की हमने एक टीम बना दी। तो उस टीम को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस फंक्शनल टीम, कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया से पीपल आए हैं और वर्क कर रहे हैं, वो हो गया क्रॉस फंक्शनल टीम। इससे क्या होगा, न्यू आइडिया डेवलप होएगा, जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी। ठीक है, जब वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि भाई मेरी सेल में ये दिक्कत आ रही है, मेरे प्रोडक्शन में ये दिक्कत आ रही है, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, बता पाएंगे एक दूसरे को प्रॉब्लम्स। इसलिए ये क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है। हाँ जी, इज इट क्लियर। हाँ जी, इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यूज लिए जाते हैं पर्सन के, उसकी रिक्रूटमेंट करने के लिए। शेयर द इमेज। अमन, शेयर द इमेज। पहले रिक्रूटमेंट होती है, फिर सिलेक्शन होती है। रिक्रूटमेंट में क्या है, मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप लोग आओ और हमारे यहाँ पे
काम के लिए अप्लाई करो, अप्लाई करना ही रिक्रूटमेंट है सिर्फ, बस। सिलेक्शन इज द अनदर प्रोसेस। रिक्रूटमेंट के सोर्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे सोर्स हैं। आप मैगजीन में दे दो, आप न्यूज़पेपर में दे दो, आप इंटरनेट के थ्रू दे दो। अब तो डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं, अपना ऐप, इंडीड, ये सब क्या है? ये रिक्रूटमेंट के ही सोर्स है। वो अपनी जो कंपनीज हैं वो अपनी जो जॉब के सोर्स हैं वो डालती हैं, यानी कि वो रिक्रूट करना चाहती हैं, तो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें आके अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, वही इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स आ गए। इंटरनल यानी कि आप इंटरनली ही उनको रिक्रूट कर लेते हो, जैसे कि आपका कोई मैनेजर है, ठीक है, आप उसको ही बोल दो कि अपना कोई बंदा ले आ। ठीक है, जैसे ऑडिटर्स होते हैं, आप उनको ही बोल देते हो कोई सीए बताओ जिनसे हम अपना काम करवा लें। तो फिर अगर कोई वो दे देते हैं कि इसको मैं जानता हूँ, आप इसको रख लो, ये अच्छा काम करता है, तो वो क्या हो गया? वो इंटरनल सोर्स हो गया। आप बाहर से लोगों को बुला नहीं रहे हो, आपने अपने ही एम्प्लॉय से पूछ के किसी पर्सन को रख लिया, यानी कि किसी पर्सन ने किसी को रेफर कर दिया और आपने उसको रख लिया। दैट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल क्या हुआ? आपने एक कैंपस लगाया, ठीक है, जैसे ये जॉब फेयर चलते हैं, दैट इज कैंपस। जॉब फेयर में क्या होता है?